मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट थर्ड ईयर का भारत के संवैधानिक विकास का ये चैप्टर आज हम देखेंगे। संवैधानिक विकास। तो देखो, ये संवैधानिक विकास में दिख रहा है ना बच्चों, ये संवैधानिक विकास, ठीक है। यहाँ 1773 में एक एक्ट आया था और इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ये एक्ट कौन सा है? रेगुलेटिंग एक्ट कहलाता है। बंगाल में जो गवर्नर था, उस गवर्नर को अब गवर्नर जनरल बना दिया है। बंगाल में सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था। बाद में सबसे पहले कौन सा पद आता है? गवर्नर का पद आएगा। गवर्नर के बाद कौन सा पद आएगा? गवर्नर जनरल का पद आएगा। और फिर पहले बंगाल के गवर्नर आएंगे, फिर भारत के गवर्नर आएंगे और फिर भारत के वायसराय आएंगे। तो पहला बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जो था, वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। फिर बाद में आएगा, ये बंगाल के थे। फिर बाद में उसके बाद में आता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक प्रथम गवर्नर जनरल था। फिर आता है वायसराय। उसके बाद कौन आता है बच्चों? वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। और उसी गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में बदल दिया था। और वो वायसराय में उसको पद को किस में बदल दिया बच्चों? वायसराय में बदल दिया था। वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। पहला वायसराय 1858 के अंदर कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। लॉर्ड कैनिंग के बाद में एक एक करके एक वायसराय एलिंगन आया था, लॉर्ड मेयो आया था, लॉर्ड नॉर्थ आया था, लॉर्ड रिटन आया था, लॉर्ड लेंसटाउन आया था, लॉर्ड कर्जन आया था, एलिंगन सेकंड आया था, लॉर्ड मिंटो आया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड आया था, लिन लिथगो आया था। और इस तरह लॉर्ड रिपिन आए थे और लिन लिथगो आए थे। लॉर्ड अंतिम रूप से कौन आए? लॉर्ड वेलिंगटन आए। फिर अंतिम रूप से कौन आए? लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम रूप से आए थे। अंतिम रूप से कौन आए थे? लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम रूप से आए थे बच्चों, ठीक है। अब देखो, यहाँ ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। ये कौन सा है? सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास। भारत का कौन सा विकास हो रहा है? ब्रिटिश प्रशासन काल में ही भारत का संवैधानिक विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अंग्रेजों के शासनकाल में ही भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और संवैधानिक विकास पर सब बोलने वाले महात्मा गांधी थे, भीमराव अंबेडकर थे। संवैधानिक को बनाने के लिए 14 सूत्री कार्यक्रम, नेहरू रिपोर्ट भी आई थी। और संविधान में एक संघ बनाया जाएगा, उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। ये सब धीरे धीरे इनमें बाद में परिवर्तन होता रहा और अंतिम रूप से संविधान सभा की बैठक की गई थी और सचिदानंद को अध्यक्ष बनाया गया था। और बाद में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को स्थायी राष्ट्रपति बनाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। उसी का इतिहास जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हो रहा है। अब इस एक्ट के तहत कौन कौन से कार्य किए गए थे? तो सबसे पहला बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जी बनाया था बच्चों। जी का मतलब क्या था? ये देखो, जी गवर्नर जनरल बना दिया था। सदस्यों की कार्यकारी परिषद में, अब जो बंगाल के सदस्यों की कार्यकारी परिषद में कोलकाता में कौन कौन से कोर्ट की स्थापना की गई थी? यहाँ ये देखो, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट प्रारंभ हो गया था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। सदस्यों की कार्यकारी परिषद में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो यहाँ मुख्य दो कार्य हुए थे। पहला कार्य कौन सा है बच्चों? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया था। सदस्यों की कार्यकारी परिषद को कोलकाता में सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई थी और कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सदस्यों की क्या बनाई गई? ये कार्य परिषद बनाई गई थी। कोलकाता में किसकी स्थापना की गई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ होती है? कोलकाता में होती है बच्चों, ठीक है। अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ देखिए, 1784 ईस्वी में 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट, कौन सा एक्ट आया यहाँ पे? 1784 के अंदर, 1784 में कौन सा एक्ट आया बच्चों? पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट आया? पिट्स इंडिया एक्ट। यहाँ इसके तहत सदस्यों को एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, पहला कार्य कौन सा किया गया था कि पिट्स इंडिया एक्ट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए
पर नियंत्रण रखने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई थी, और उस बोर्ड को बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने सभी राजनीतिक और सामाजिक निर्णयों के लिए इनकी अनुमति अनिवार्य कर दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी मामला, राजनीतिक मामला होगा बच्चों, कोई भी सामरिक मामला होगा, कोई भी राजनीतिक मामले पर कोई डिस्कस करना चाहते हैं या सामरिक मामले पर डिस्कस करना चाहते हैं, तो इसकी अनुमति कहाँ से लेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लेंगे। ये रहा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल से इसकी अनुमति लेना ज़रूरी है। कौन लेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य। ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य कौन से मामलों पे? ये रहा, एक तो राजनीतिक मामला, एक कौन सा? ये सामरिक मामला। यहाँ क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया था। आप क्या कर दिया बच्चों? अनिवार्य कर दिया। कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3। कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 थी। ये कौन सा एक्ट है? पिट्स इंडिया एक्ट है। 1784 ईस्वी में इसके तहत क्या किया गया था? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्यों बनाया गया था बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने सभी राजनीतिक और सामरिक निर्णयों के लिए इनकी अनुमति अनिवार्य कर दी गई थी। कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 3 कर दी थी। कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 3 कर दी गई थी। अब 1793 में एक नया चार्टर एक्ट आया था। कौन सा आया था? एक नया चार्टर एक्ट। 1793 ईस्वी में एक नया चार्टर एक्ट आता है। अगले 20 वर्ष तक भारत पर शासक का अधिकार। 1793 का चार्टर एक्ट, ये अगले 20 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए बच्चों? अगले, यहाँ देखिए, 20 वर्ष तक भारत पर शासन का अधिकार दे दिया गया। और ये अगले 20 वर्ष तक भारत पर शासक का अधिकार किसको दे दिया बच्चों? कंपनी को दे दिया गया। ये संप्रति नहीं है, ये कंपनी है बच्चों। क्या है? कंपनी को दे दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का खर्चा भारतीय राजकोष पर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है और इस पर अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा भारतीय राजकोष पर रखा गया। किस पर रखा गया बच्चों? भारतीय राजकोष पर रखा गया। गवर्नर जनरल को स्थायी रूप से वीटो दे दिया गया। ये वीटो है। क्या है वीटो? गवर्नर जनरल को स्थायी रूप से वीटो पावर दिया गया। क्या दिया गया था? वीटो पावर दिया गया था। बॉम्बे मद्रास पर गवर्नर जनरल को अधिकार बढ़ा दिए गए थे। बॉम्बे और मद्रास पर गवर्नर जनरल के, बॉम्बे हैं और इधर ये मद्रास है, इस पर गवर्नर जनरल के अधिकार बढ़ा दिए थे। गवर्नर जनरल के क्या कर दिए थे? अधिकार बढ़ा दिए थे। तो ये कौन सा एक्ट है? ये चार्टर एक्ट है। 1793 के अंदर ये चार्टर एक्ट आया था 20 वर्ष के लिए। अब 20 वर्षों के लिए पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन का अधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसका? शासन का अधिकार जो है किसको दे दिया था? शासन का अधिकार कंपनी को दे दिया था। ठीक है। दूसरे नंबर पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का खर्चा भारतीय राजकोष पर रखा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का खर्चा किस पर रखा गया? भारतीय राजकोष पर रखा गया। तीसरी बात, गवर्नर जनरल को स्थायी रूप से वीटो दे दिया। गवर्नर जनरल को स्थायी रूप से वीटो दे दिया था बॉम्बे और मद्रास पर। गवर्नर जनरल के अधिकारों को बढ़ा दिया था। 1813 का चार्टर एक्ट, कौन सा एक्ट है? 1813 का चार्टर। अगले 20 वर्ष के लिए भारत पर शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्ष तक। ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट, कौन सा एक्ट है बच्चों? ये 1813 का चार्टर एक्ट। भारत पर अब शासन 20 वर्षों का अधिकार जो है कंपनी को दे दिया था। किसको दे दिया था? कंपनी को दे दिया था। व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया था। व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो व्यापार कर रही थी, कच्चा माल इंग्लैंड भेज रही थी और वहाँ से पक्का माल भारत में आ रहा था, सामान आयात और निर्यात जो हो रहा था, उस पर पूरा एकाधिकार किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का था। व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई थी, अब वो एक राजनीतिक कंपनी बनकर उभर गई थी। राजनीतिक कंपनी, अब व्यापार पर कंपनी का बिल्कुल भी एकाधिकार समाप्त हो गया था। व्यापार पर एकाधिकार का पूरा अधिकार कौन रहेगा? ब्रिटेन में रहेगा, ब्रिटेन की संसद को रहेगा। चाय और चीन में व्यापार के लिए एकाधिकार रखा गया था। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी चाय को निर्यात कर सकती है और चीनी में व्यापार के लिए एकाधिकार रखा गया। किस में रखा गया? ये चीनी है बच्चों। क्या है?
चाय और चीनी में व्यापार के एकाधिकार को रखा गया था। चाय और चीनी पर व्यापार के एकाधिकार को रखा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। शिक्षा के विकास के लिए कंपनी प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करेगी। कितना लाख रुपया खर्च करेगी? यहाँ देखो कितना लाख रुपया, 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया ये खर्च करेगी। और ईसाई मिशनरीज को भारत में कौन सी है? ये ईसाई मिशनरीज, ये रही ईसाई मिशनरीज। ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार करने का, किसका धर्म प्रचार करने की छूट दे दी गई, धर्म प्रचार करने की छूट दी गई। 1813 का चार्टर एक्ट है बच्चों, 1813 का चार्टर एक्ट है। पहला नंबर, 20 वर्षों तक कंपनी पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण रहेगा। कंपनी का एकाधिकार व्यापार पर, ये कौन सा है? व्यापार पर, ये रहा व्यापार। व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया था। चाय और चीनी, ये कौन सा है? चाय और चीनी। व्यापार के लिए एकाधिकार केवल चाय और चीनी पर व्यापार के एकाधिकार को रखा गया था। क्या किया गया था? रखा गया था। ठीक है। शिक्षा के विकास के लिए कंपनी प्रतिवर्ष कितना? 1 लाख रुपया खर्च करेगी। कितना लाख रुपया खर्च करेगी? 1 लाख रुपया खर्च करेगी। और ईसाई मिशनरीज भारत में क्या करेंगे? धर्म का प्रचार करेंगे। यहाँ देखिए धर्म का प्रचार करेंगे। ईसाई मिशनरीज अब इस्लाम धर्म का प्रचार करेंगे। ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ये छूट प्राप्त हो गई थी 1813 के चार्टर एक्ट में। 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने का अधिकार मिल गया था। 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें पहले नंबर पर बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। संपूर्ण ब्रिटिश भारत का क्या बना दिया था? गवर्नर जनरल बना दिया था। यहाँ देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल को, ये रहा बंगाल का गवर्नर जनरल, इसको संपूर्ण ब्रिटिश भारत का क्या बनाया? गवर्नर जनरल बनाया था। संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया। सभी व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिए? यहाँ देखिए सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए। व्यापार चाय और चीनी पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार था, वो व्यापारिक अधिकार बच्चों 1833 के चार्टर एक्ट से क्या हो गया? समाप्त हो गया था। अब इसे एक राजनीतिक संस्था बना दिया था। अब बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई थी 1833 के चार्टर एक्ट में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक संस्था बन गई थी। केवल एक राजनीतिक संस्था, केवल वो राजनीतिक डिसीजन ले सकती है। व्यापारिक डिसीजन लेने का अधिकार अब इसने खो दिया था। व्यापारिक अधिकार का डिसीजन अब ब्रिटेन या इंग्लैंड को प्राप्त हो गया था। किसको प्राप्त हो गया था? इंग्लैंड को प्राप्त। ये देखो राजनीतिक संस्था बना दी थी। एक विधि आयोग, यहाँ देखिए ये विधि आयोग, ये कौन सा आयोग है? ये विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का मतलब क्या होता है? कानूनी आयोग। यहाँ देखिए नाम, ये मेकाले, कौन है? ये रहा मेकाले, ये मेकाले। ठीक है। अब यहाँ देखिए मेकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग, किसकी अध्यक्षता में? मेकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया था। विधि आयोग का मतलब होता है कानून बनाने की अध्यक्षता कौन करेगा? मेकाले करेगा। मेकाले पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा, कानून को एक रूपता प्रदान करेगा। तीनों प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाने का अधिकार अब गवर्नर, तीनों प्रेसिडेंसी के लिए, यहाँ देखिए ये तीनों प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। यानी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी कानून, अब तीनों प्रेसिडेंसी का कानून बनाने का अधिकार एक ही गवर्नर को दिया गया था। 3 प्रेसिडेंसियाँ होती थी। एक बॉम्बे में बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती थी, मद्रास में मद्रास प्रेसिडेंसी होती थी, और कोलकाता में कोलकाता प्रेसिडेंसी होती थी। अब कोलकाता का जो गवर्नर था, कोलकाता के गवर्नर को बॉम्बे, पहला नंबर बॉम्बे, दूसरा मद्रास और तीसरा कोलकाता, तीनों प्रेसिडेंसियों का केवल एक जगह ही कानून बनेगा, एक जगह ही न्याय होगा। पहले 3 भागों में विभाजित थी, अब यहाँ 3 भागों से विभाजित होने के बाद अब बच्चों केवल एक जगह ही कानून बनाया जाएगा। बॉम्बे और मद्रास में प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का अधिकार अब फिनिश कर दिया गया था। बॉम्बे, यहाँ देखिए ये बॉम्बे है, और ये मद्रास में क्या बनाने का? कानून बनाने का। यहाँ ये कानून बनाने का अधिकार बिल्कुल समाप्त कर दिया था, कानून बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ देखिए अगले 20 वर्ष के लिए, किसके लिए? अगले 20 वर्ष तक भारत पर शासन करने का अधिकार, अगले 20 पर भारत पर शासन करने का अधिकार दिया गया। इसमें भारतीय जनता के साथ जाति नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करने की बात की गई थी। अब कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस चार्टर एक्ट के द्वारा अब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा बच्चों। ठीक है। यहाँ देखिए जाति, ऊंच नीच जाति, अमीरी गरीबी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी अब हम किसी भी प्रकार का
प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक सदस्य और बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारी में क्या किया, एक सदस्य और बढ़ा दिया गया था बच्चों। गवर्नर जनरल की कार्यकारी में ये गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, ये कार्यकारी परिषद, इसमें ये गवर्नर जी का मतलब गवर्नर जनरल, एक सदस्य बढ़ाया गया। कितना सदस्य बढ़ाया गया, जो विधि सदस्य था, कौन था, ये रहा विधि सदस्य, और वह बैठक में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता था। विधि सदस्य कौन था, अभी अभी बताया था, मेकाले था। मेकाले विधि सदस्य था बच्चों। कौन आया था, मेकाले आया था, उसको विधि सदस्य बनाया था। वो प्रत्येक बैठक में भाग नहीं ले सकता था, उसके कुछ सीमित अधिकार होते थे, लेकिन वो प्रत्येक बैठक में भाग ले सकता था बच्चों। प्रत्येक बैठक में तो भाग ले सकता था, लेकिन उसके कुछ सीमित अधिकार थे, वो वोट नहीं दे सकता था। मेकाले ने उपनिवेशों में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। यहाँ इस अधिनियम के आधार पर उपनिवेशों में, जो भारत एक उपनिवेश था, उस उपनिवेश में क्या कर दिया, कौन सी प्रथा को समाप्त कर दिया था, दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। दास प्रथा को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ देखिए 1853 का चार्टर एक्ट, ये कौन सा एक्ट है, 1853 का चार्टर एक्ट है, ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 के चार्टर एक्ट में इस एक्ट के समय सीमा अब 20 वर्ष ना बढ़ाकर उसे अनिश्चित कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ जो परिवर्तन हुआ था, 20 वर्ष ना बढ़ाकर उसको क्या कर दिया, अनिश्चित कर दिया। विधि सदस्यों को स्थायी सदस्य बना दिया था। यहाँ देखिए विधि सदस्यों को क्या बना दिया था, स्थायी सदस्य बना दिया था। विधि सदस्यों को स्थायी सदस्य बना दिया था। कार्यकारी परिषद में अब 6 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई। कितने, 6, ये देखिए 6 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, जो विधानमंडल का काम करते थे। केवल परिषद के 6 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, जो कि विधानमंडल का काम करते थे। जो कि कौन सा काम करते थे, विधानमंडल का काम करते थे। जो कि विधानमंडल का काम करते थे, वो केवल सुझाव दे सकते थे, प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। उनको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, वो केवल सुझाव दे सकते थे, उनको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। यहाँ देखिए बच्चों 1853 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के समय सीमा 20 वर्ष न बढ़ाकर उसे अनिश्चित कर दिया गया था। अब 1853 के चार्टर एक्ट में समयकाल 20 वर्ष नहीं था। अब समयकाल 20 वर्ष नहीं था। विधि सदस्यों को स्थायी सदस्य बना दिया था। विधि सदस्यों को, जो मेकाले आया था, अब उसको क्या कर दिया बच्चों, उसका पद स्थायी कर दिया था। और कार्यकारी परिषद में अतिरिक्त 6 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया था। 6 अतिरिक्त सदस्य, कार्यकारी परिषद में 6 और अतिरिक्त सदस्य बढ़ा दिए थे। विधानमंडल का जो काम करते थे, जो विधान बनाते थे, कानून का निर्माण करते थे, ऐसे 6 सदस्य और नियुक्त किए थे। वो केवल सुझाव दे सकते थे, वो केवल सुझाव दे सकते थे बच्चों, प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। भविष्य में सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। सिविल सेवा की नियुक्ति के लिए कौन सी परीक्षा का प्रावधान किया गया बच्चों, यहाँ पे सिविल सेवा, कौन सी सेवा, भविष्य में सिविल सेवा में नियुक्ति के लिए कंपटीशन एग्जाम का प्रावधान किया गया था। कंपटीशन एग्जाम का सिस्टम किया गया था। डायरेक्टरों की संख्या 24 से 18 कर दी गई थी। कितनी कर दी थी, 24 से 18। डायरेक्टरों की संख्या पहले 24 थी, उससे अब कितनी कर दी गई, यहाँ देखिए 24 से 18 कर दी गई थी। अब कौन सा अधिनियम आया था, 1858 का अधिनियम। ये कौन सा अधिनियम है बच्चों, 1858 का अधिनियम। भारत का क्राउन के प्रति, भारत का क्राउन के अधीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त करके भारत का सचिव पर सर्जित किया गया था। 1857 में 1857 की क्रांति होती। कौन सी क्रांति होती, 1857 की क्रांति होती। और क्रांति के परिणाम स्वरूप 1858 में एक अधिनियम आता है, जिसको 1818 का अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी को, पहला नंबर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। दूसरे नंबर, अब भारत में गवर्नर जनरल की जगह कौन आएगा, वायसराय आएगा, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, अब गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय को नियुक्त कर दिया था। अब वायसराय की सहायता करने के लिए तीसरे नंबर पर क्या आएगा, एक सचिव आएगा। सेना की संख्या के अनुपात को निश्चित किया गया। गोद निषेध प्रथा जो पहले निषेध थी, उसको वापस चालू कर दिया गया। जाति धर्म में किसी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राजा महाराजाओं को इनामें बांटा गई थी। 1857 वाला जो मैंने विद्रोह पढ़ाया है बच्चों, उसमें इसका डिटेल दिया गया है। 1858 में 1757 की क्रांति का क्या परिणाम निकला था, वो मैंने उसमें डिटेल से पढ़ाया था। भारत परिषद अधिनियम,
इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट कौन सा है ये, भारत परिषद अधिनियम 1861 का। भारत परिषद अधिनियम 1861 का एक्ट, ये दो एक्ट है ना। यहाँ ये दिख रहा है भारत परिषद अधिनियम, ये भारत परिषद अधिनियम। यहाँ पहली धारा क्या है इसमें, कार्यकारी परिषद के लिए। पहली धारा क्या होगी बच्चों, यहाँ पे कार्यकारी परिषद के लिए गवर्नर जनरल क्या करेगा, जैसे कोई भी एक गवर्नर होता है या एक गवर्नर जनरल। पहले एक गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, एक गवर्नर था, तो उसकी भी एक कार्यकारी परिषद होती थी, उसके सारे अधिकार उस गवर्नर को था। फिर जैसे गवर्नर जनरल बन गया, बंगाल का जो गवर्नर था उसके आगे एक जनरल शब्द और जोड़ दिया, गवर्नर जनरल, तो उसकी भी एक कार्यकारी परिषद होती थी। सारे अधिकार गवर्नर जनरल को होते थे कि वो कौन कौन से नियम बनाएगा अपनी कार्यकारी परिषद के लिए। अब तीसरे नंबर की बात हम करें तो तीसरे नंबर वायसराय होता है, तो उसकी भी एक कार्यकारी परिषद होगी। वायसराय के लिए एक सचिव होगा, मंत्री होंगे, कार्यकारी परिषद होगी, पूरा वीटो पावर गवर्नर जनरल को होता है। तो यहाँ वही बात है कि इस गवर्नर जनरल को, ये देखो गवर्नर जनरल, ये देखो यहाँ पे ये जीजी जो है, जीजी का मतलब गवर्नर जनरल है। इस गवर्नर जनरल को जो है नियम बनाने का पूरा अधिकार दिया था। इस प्रावधान के आधार पर अब ये देखो यहाँ ना, ये गवर्नर जनरल, इसको भारत में विभागीय व्यवस्था आरंभ की थी। यहाँ देखो कौन सी विभागीय व्यवस्था आरंभ की थी, एक विभाग बनाया था, पूरा विभाग बनाया था, विभागीय व्यवस्था स्थापित की थी। यहाँ देखो तीसरे नंबर पे गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार केवल किसको है, ये रहा इधर, ये यहाँ पे ये रहा, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। तीसरी धारा थी। चौथी धारा देखो यहाँ, ये रही चौथी धारा, प्रांतों को पुनः अपने कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यहाँ प्रांतों को पुनः अपना कानून बनाने का अधिकार दिया गया 4 नंबर धारा पर। इसके लिए अंतिम रूप से जो कोई भी कानून बनेगा उसमें गवर्नर जनरल की अनुमति जरूरी होगी। ये कौन सा, 1861 का भारत परिषद अधिनियम है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में बच्चों ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। गवर्नर जनरल नियम बनाएगा, गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी करेगा, गवर्नर जनरल की अनुमति जरूरी होगी। और इसके गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या अब पहले जो ज़्यादा थी अब न्यूनतम कर दी गई। अब क्या है कि गवर्नर जनरल से ज़्यादा लोग ज़्यादा जो है सदस्य नहीं होंगे, अधिकतम इसमें पहले ज़्यादा सदस्य थे, अब देखो यहाँ देखो केवल 12 सदस्य हो गए। कितने सदस्य हो गए बच्चों, यहाँ केवल 12 सदस्य हो गए। ध्यान रखना है 1861 के अधिनियम में गवर्नर पर ज़्यादा बल दिया गया था। किस पे बल दिया गया, गवर्नर पर ज़्यादा जोर दिया गया। और फिर यहाँ 1892 का अधिनियम, ये कौन सा अधिनियम है, 1892 का अधिनियम। अब 1892 का अधिनियम, ये देखो यहाँ आ गया आपके 1892 का अधिनियम, ठीक है ना। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 1892 के अधिनियम में सदस्यों की संख्या 10 से 16 कर दी थी। कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी, 10 से 16 कर दी थी। यहाँ कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन भी किया जाएगा। अब जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन भी किया जाएगा 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग अभी तक नहीं आया बच्चों, अभी तक चुनाव शब्द का प्रयोग अभी तक नहीं आया, ठीक है। क्या नहीं आया, चुनाव शब्द का प्रयोग अभी तक नहीं आया है ना। और ये कौन सा 1892 का अधिनियम था। आगे देखो ऐसी 1892 के अधिनियम में, 1892 के अधिनियम में हम देख रहे हैं कि विधानमंडल, ये विधानमंडल का मुद्दा था। प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का भी क्या था, अधिकार दिया गया था। प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था। पूरक, यहाँ देखो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। यहाँ देखो बजट संबंधी, कौन से बजट संबंधी को कुछ मुद्दों पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। बजट संबंधी पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। कौन सा, बजट संबंधी पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था, है ना। तो ये एक तो इसमें कितने, एक तो प्रश्न पूछने का अधिकार, ये पहला मुद्दा तो प्रश्न पूछने का अधिकार था। दूसरा मुद्दा क्या था, पूरक परीक्षा का मुद्दा था। तीसरा मुद्दा क्या है, यहाँ ये बजट का मुद्दा है, ठीक है बच्चों। और ये रहा प्रश्न पूछने का, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था, है ना, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। तो ये हमने कहाँ तक कितने अधिनियम देखे थे, 1892 तक के अधिनियम हमने देखे थे। और 1892 के अधिनियम के बाद अब हम 1909 का भारत परिषद अधिनियम और 1919 का भारत परिषद अधिनियम अगले नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। 1935 का अधिनियम जो विशेष रूप से मोस्ट टाइम भी माना जाता है, 1919 का अधिनियम मोस्ट टाइम भी माना जाता है, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम भी मोस्ट टाइम भी माना जाता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर आएंगे, तब आपको ज़रूर बताएंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच। सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में, सभी बच्चे निरंतर वीडियो देखते रहें। ओके, धन्यवाद।